कहानी की शुरुआत आयरलैंड के पश्चिमी इलाके के एक रहस्यमयी जंगल से होती है। एक आदमी जान बचाकर भाग रहा होता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है, जैसे कोई खतरनाक चीज उसका पीछा कर रही हो। भागते भागते वो एक बोर्ड के पास पहुंचता है जिस पर लिखा होता है नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। लेकिन कुछ देर बाद उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो फिर उसी जगह लौट आता है जहां से उसने शुरुआत की थी। तभी अचानक आसमान में पक्षियों का एक झुंड उड़ने लगता है, जिससे माहौल और भी डरावना हो जाता है। घबराया हुआ आदमी खुद को बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक शाखा टूट जाती है और वो नीचे गिरकर बुरी तरह चोटिल हो जाता है। दर्द में होते हुए भी वो अपने बैग से चाकू निकाल लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर खुद की रक्षा कर सके। कुछ ही पलों बाद धुंध के अंदर से एक डरावनी आकृति उसकी तरफ बढ़ती नजर आती है। आदमी समझ भी नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वो रहस्यमयी जीव उसे पकड़कर अंधेरे में खींच ले जाता है। इसके बाद कहानी मीना नाम की लड़की पर शिफ्ट होती है, जो अमेरिका से आकर आयरलैंड के गॉलवे शहर में रहती है और एक पेट शॉप में नौकरी करती है। एक दिन उसका मालिक उसे एक बेहद खास तोता देता है और कहता है कि इसे बेलफास्ट के चिड़ियाघर तक पहुंचाना है। क्योंकि सफर अगले दिन होना था, इसीलिए मीना उस तोते को रात भर अपने घर ले आती है। बाहर जाने से पहले वो मजाक में तोते से कहती है जिंदा रहना, और हैरानी की बात ये होती है कि तोता तुरंत वही लाइन दोहरा देता है। अगली सुबह मीना उस तोते को लेकर सफर पर निकलती है। सफर के दौरान मीना रास्ते में कई गुमशुदा लोगों के पोस्टर देखती है, लेकिन वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। कुछ देर बाद जब उसकी कार एक सुनसान जंगल से गुजर रही होती है, तभी उसका फोन अचानक काम करना बंद कर देता है। उसके तुरंत बाद कार का रेडियो बंद हो जाता है और फिर पूरी कार अचानक रुक जाती है। मीना नीचे उतरकर कार चेक करने लगती है। तभी पीछे बैठा तोता अचानक बोल पड़ता है जिंदा रहना। थोड़ी दूर उसे एक पुराना बोर्ड दिखाई देता है। जब वो उसके करीब जाती है तो उस पर लिखा होता है अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। मीना को लगता है कि शायद आसपास कोई इंसान रहता होगा, इसलिए वो मदद मांगने के लिए जंगल की तरफ बढ़ती है। वो कई बार आवाज लगाती है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा होता है। डर बढ़ने लगता है। मीना मजाक मजाक में उस तोते का नाम डार्विन रख देती है। तभी अचानक चमगादड़ों का एक बड़ा झुंड उसकी तरफ उड़ता हुआ आता है और उसके ऊपर से निकल जाता है। मीना डरकर तुरंत खड़ी हो जाती है। उसी वक्त जमीन हल्के हल्के कांपने लगती है। फिर जंगल में एक बेहद डरावनी और अजीब चीख गूंजती है, जिसे सुनकर मीना के शरीर में डर दौड़ जाता है। उसी दौरान उसे दूर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो औरत मीना को देखती है वो भागने लगती है। मीना भी उसके पीछे दौड़ पड़ती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वही उसकी मदद कर सकती है। भागते हुए बूढ़ी औरत चिल्लाकर कहती है कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो बिना रुके दौड़ती रहे। डर के मारे मीना पूरी ताकत से भागती है और आखिर में एक अजीब से बंकर के अंदर कूद जाती है। बूढ़ी औरत तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। घबराई हुई मीना पूछती है कि आखिर ये जगह क्या है और बाहर क्या मौजूद है। तब बूढ़ी औरत बताती है कि इस जगह को कूप कहा जाता है। वो अपना नाम मेडलिन बताती है। वहाँ एक लड़की सियारा और एक लड़का डेनियल भी मौजूद होते हैं। मेडलिन कहती है कि वो दोनों भी मीना की तरह रास्ता भटक कर यहाँ फंस चुके हैं। इसके बाद मेडलिन जल्दी से कहती है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है और उन्हें इंतजार करवाना सही नहीं होगा। वो सियारा को मीना के पास खड़े रहने को कहती है ताकि वो थोड़ा शांत रह सके। फिर चारों लोग एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। मेडलिन धीरे से बताती है कि बाहर मौजूद चीजों को वो लोग वॉचर्स कहते हैं। वो मीना को समझाती है कि डरना स्वाभाविक है, लेकिन अगर वो नियम मानेगी तो अभी सुरक्षित रहेगी। मेडलिन बताती है कि वो जीव इस बंकर के अंदर नहीं आ सकते, वो सिर्फ उन्हें देखना चाहते हैं। तभी सियारा कहती है कि दूसरी तरफ एक बड़ा कांच लगा हुआ है और हर रात सूरज डूबने के बाद वो जीव वहां आकर उन्हें देखते रहते हैं। इसके बाद मेडलिन मीना से एक कदम आगे बढ़ने को कहती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, बाहर से अजीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई चीज दीवारों को हिला रही हो। मीना डर जाती है, लेकिन मेडलिन शांत रहते हुए कहती है कि ये आवाजें तालियों की हैं। वो बताती है कि वॉचर्स मीना का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि अब वो भी इस डरावने खेल का हिस्सा बन चुकी है। अगली सुबह होते ही मीना वहाँ से निकलने का फैसला कर लेती है। जब सियारा और डेनियल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तब मेडलिन उन्हें रोकते हुए कहती है कि अगर मीना जाना चाहती है तो उसे जाने दो। मीना को लगता है कि ये लोग डर के कारण पागल हो चुके हैं, लेकिन तभी अचानक उसे कोई धीरे धीरे उसका नाम लेते हुए सुनाई देता है। मीना पीछे मुड़कर देखती है और दूर उसे अपनी जुड़वां बहन लूसी दिखाई देती है। लूसी उसे घूरते हुए पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया? ये देखकर मीना बुरी तरह डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन काफी देर भटकने के बाद उसे एहसास होता है कि वो इस जंगल से बाहर निकल ही नहीं पा रही। चाहे वो किसी भी दिशा में जाए, जंगल उसे फिर उसी जगह के आसपास लौटा देता है। कुछ देर बाद मेडलिन उसके पास आती है और शांत आवाज में
में कहती है कि यहाँ फंसे हर इंसान ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। फिर वो मीना को अपने साथ लेकर जंगल के बारे में समझाने लगती है। मेडलिन बताती है कि ये जंगल इंसानों के दिमाग के साथ खेलता है और उन्हें ऐसी चीजें दिखाता है जो असल में होती ही नहीं। अगले दिन सियारा मीना को अपने पति जॉन के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो दोनों साथ में इस जंगल में आए थे। जब मीना पूछती है कि जॉन अब कहाँ है, तब सियारा उदास होकर बताती है कि वो 6 दिन पहले यहाँ से निकला था, लेकिन आज तक वापस नहीं आया। फिर मीना पूछती है कि आखिर ये वॉचर्स उनसे चाहते क्या हैं। सियारा कहती है कि किसी को सही जवाब नहीं पता, लेकिन मेडलिन का मानना है कि अगर कोई इंसान वॉचर्स को उनकी असली शक्ल में देख ले तो वो पागल हो सकता है। इसके बाद सियारा मीना को जंगल में मौजूद एक अजीब गड्ढे के पास ले जाती है, लेकिन उसे चेतावनी देती है कि ज्यादा करीब मत जाना। वो बताती है कि ऐसे कई बिल पूरे जंगल में फैले हुए हैं और सब जमीन के नीचे सुरंगों से जुड़े हैं। दिन के समय वॉचर्स इन्हीं जगहों में छिपे रहते हैं। जब मीना पूछती है कि वो यहाँ कब से फंसी हुई है, तब सियारा जवाब देती है लगभग 5 महीने से। रात होने से पहले मेडलिन मीना को कुछ जरूरी नियम बताती है। पीछे मुड़कर कभी शीशे की तरफ मत देखना, अंधेरा होने के बाद दरवाजा मत खोलना, उन बिलों के पास मत जाना और हमेशा रोशनी के अंदर रहना। मेडलिन समझाती है कि ये पूरा इलाका वॉचर्स का है और वो लोग सिर्फ इसलिए जिंदा हैं क्योंकि वो इन नियमों का पालन करते हैं। उस रात भी बाकी रातों की तरह वॉचर्स कूप के बाहर आ जाते हैं, लेकिन मीना डरने के बजाय उनके बारे में जानने की कोशिश करती है। वो धीरे से खिड़की के कांच पर थपथपाती है जैसे उनसे बात करना चाहती हो। फिर वो अपना कान कांच से लगाती है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक बेहद डरावनी गुर्राने की आवाज आती है। मीना डरकर तुरंत पीछे हट जाती है और सोफे पर गिर पड़ती है। कुछ ही सेकंड बाद खिड़की पर जोर जोर से धमाके होने लगते हैं। माहौल पूरी तरह खौफनाक बन जाता है। तभी मेडलिन धीरे से कहती है, बस शांत रहो, उन्हें तुम्हें देखने दो। अगले दिन डेनियल मीना को बताता है कि मेडलिन पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करती थी और वो उन सब में सबसे ज्यादा समय से इस जंगल में फंसी हुई है। इसी दौरान मीना को कहीं दूर से एक लड़की की हंसी सुनाई देती है, क्योंकि उसे फिर से अपनी बहन लूसी दिखाई देती है। लेकिन इस बार मीना उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि जंगल इंसानों के दिमाग से खेलता है। फिर मीना डेनियल से पूछती है कि वो यहाँ कब से फंसा हुआ है। डेनियल जवाब देता है लगभग 8 महीने से। जब मीना पूछती है कि क्या उसने कभी किसी वॉचर को देखा है, तब डेनियल गंभीर होकर कहता है जिस इंसान ने वॉचर को सच में देख लिया वो कभी जिंदा नहीं बचा। इसके बावजूद मीना की जिज्ञासा खत्म नहीं होती। वो किसी तरह डेनियल को अपने साथ उस रहस्यमयी बिल के पास चलने के लिए मना लेती है। जब मीना अंदर जाने लगती है तब डेनियल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मीना कहती है तुम्हें नहीं जानना कि आखिर ये वॉचर्स हैं क्या। आखिरकार डेनियल उसकी मदद करता है और रस्सी के सहारे उसे नीचे उतार देता है, लेकिन वो उसे सख्त चेतावनी देता है कि किसी भी हालत में धूप से बाहर मत निकलना। बिल के अंदर मीना को कई अजीब चीजें मिलती हैं। वहाँ एक पुराना 1992 का अखबार पड़ा होता है, साथ ही एक वीडियो कैमरा और एक साइकिल भी मिलती है, जिन्हें वो ऊपर खड़े डेनियल की तरफ भेज देती है। लेकिन जैसे ही मीना बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी अचानक एक वॉचर वहाँ पहुँच जाता है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ धूप के करीब आता है, उसकी चमड़ी जलने लगती है। ये देखकर मीना समझ जाती है कि वॉचर्स सूरज की रोशनी से डरते हैं। उसी समय डेनियल जल्दी से रस्सी नीचे फेंकता है और मीना किसी तरह बाहर निकल आती है। जब वो सब सामान लेकर वापस कूप में पहुंचते हैं, तब मेडलिन पूछती है कि ये चीजें उन्हें कहाँ मिली। मीना जवाब देती है कि ये सब डेनियल वाले इलाके के पास मिला और वो कहती है कि शायद साइकिल की मदद से वो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। मेडलिन मीना को रोककर धीरे से पूछती है कि क्या उसने नीचे कुछ ऐसा देखा जो उसे डरा गया हो, लेकिन मीना झूठ बोलते हुए कहती है नहीं। इसके बाद डेनियल सबको बताता है कि हैरानी की बात यह है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चीजें काम कर रही हैं। उसका मानना होता है कि शायद प्रोफेसर ने जंगल के अंदर किसी तरह का पावर सोर्स बनाया था। फिर वो वीडियो कैमरे को टीवी से जोड़ देता है और कहता है कि अगर कैमरा आज रात बाहर रख दिया जाए तो शायद वो पहली बार वॉचर्स को देख पाएंगे। रात होते ही सब लोग चुपचाप बैठकर वॉचर्स के आने का इंतजार करने लगते हैं। मेडलिन सबको कहती है कि ऐसे बर्ताव करो जैसे सब कुछ सामान्य हो। कुछ देर बाद अचानक कोई बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। सब डरकर दरवाजे की तरफ देखते हैं और बाहर एक आदमी की परछाई नजर आती है, लेकिन मेडलिन तुरंत कहती है कि ये वॉचर्स की चाल है। वो इंसानों की आवाज और शक्ल का इस्तेमाल करके उन्हें बाहर बुलाने की कोशिश करते हैं। तभी बाहर खड़ा आदमी जोर जोर से खांसने लगता है। उसकी आवाज सुनते ही सियारा चौंक जाती है, क्योंकि वो आवाज उसके पति जॉन की होती है। जॉन बाहर से दरवाजा खोलने की विनती करता है, लेकिन मेडलिन दरवाजे के सामने खड़ी होकर साफ मना कर देती है। वो कहती है कि सूरज डूबने के बाद दरवाजा कभी नहीं खोला जाता। मेडलिन सियारा को समझाती है कि वॉचर्स उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब एक जाल हो सकता है। फिर वो गुस्से में मीना से पूछती है कि वो कहाँ गई थी। तब मीना मान लेती है कि वो
उस बिल के अंदर गई थी। सियारा बार बार कहती है कि बाहर सच में उसका पति जॉन खड़ा है और वो दरवाजा खोलने वाली है, लेकिन मैडलिन उसे रोकते हुए कहती है कि पहले उससे ऐसी बात पूछो जो सिर्फ असली जॉन को ही पता हो। तब सियारा बाहर खड़े आदमी से पूछती है कि वो इस समय कौन सी किताब पढ़ रही है, लेकिन वो आदमी जवाब देता है कि उसे नहीं पता। ये सुनकर सब थोड़ा शक करने लगते हैं। तब सियारा उससे कहती है कि कैमरा उठाकर अपने चेहरे के पास लाए ताकि सब लोग देख सकें कि वो सच में जॉन है और अकेला है। जॉन कैमरा उठाकर अपना चेहरा दिखाता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि वो सच में वही है, लेकिन तभी अचानक कोई अंधेरे से उसे पीछे खींच लेता है। मीना और डेनियल कैमरे में साफ देखते हैं कि एक वॉचर कैमरे के बेहद करीब आकर घूर रहा है। अगले ही पल वो कैमरे पर हमला कर देता है और उसे उठा ले जाता है। ये देखकर सब डर जाते हैं और जल्दी से खिड़की के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। बाहर वॉचर्स शीशे पर जोर जोर से हमला करने लगते हैं, जैसे किसी भी पल अंदर घुस जाएंगे। मैडलिन सबको चेतावनी देती है कि अगर ये कांच टूट गया तो उनका बचना नामुमकिन होगा, लेकिन कुछ देर बाद अचानक सारे वॉचर्स वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन मैडलिन गुस्से में वो साइकिल उठाकर बिल के अंदर फेंक देती है। वो साफ कहती है कि वो लोग जंगल से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। समय बीतता जाता है और कई महीने गुजर जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मीना अब भी जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। कुछ देर बाद मीना को एहसास होता है कि सियारा अचानक गायब है। वो तुरंत उसे ढूंढने बाहर निकलती है और आखिरकार उसे एक बिल के पास खड़ा पाती है। सियारा कहती है कि उस रात बाहर सच में जॉन था और उसे उसके पास होना चाहिए। मीना उसे समझाती है कि वो बेवकूफी कर रही है, लेकिन तभी अचानक डेनियल की जोरदार चीख सुनाई देती है। दोनों तुरंत भागकर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि डेनियल ने मैडलिन के हाथ बांध दिए हैं। जब सियारा उससे पूछती है कि वो ये सब क्या कर रहा है, तब डेनियल सिर्फ इतना कहता है, अब नियम हमारे होंगे। इतना कहकर वो वहां से भाग जाता है। सियारा भी उसके पीछे दौड़ पड़ती है, जबकि मीना जल्दी से मैडलिन को खोलने लगती है। इसके बाद दोनों भागते हुए वापस कूप की तरफ जाते हैं और डेनियल से दरवाजा खोलने को कहते हैं, लेकिन डेनियल अंदर से साफ मना कर देता है। उसी वक्त मीना आसमान में चमगादड़ों का झुंड उड़ता देखती है, जिसका मतलब था कि वॉचर्स जल्द ही बाहर आने वाले हैं। इधर मैडलिन मीना को लेकर जंगल के अंदर एक सड़े हुए पेड़ के नीचे छिप जाती है। वो बताती है कि उस पेड़ की बदबू उनकी इंसानी गंध को छिपा देगी, जिससे वॉचर्स उन्हें आसानी से महसूस नहीं कर पाएंगे। कुछ देर तक सब शांत रहता है, लेकिन तभी अचानक मीना के चेहरे पर कोई गीली चीज गिरती है। वो ऊपर देखती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक वॉचर ठीक उनके ऊपर बैठा हुआ था। दोनों डर के मारे बिल्कुल हिलना बंद कर देते हैं। कुछ पल बाद वो वॉचर वहां से कूदकर तेजी से कूप की तरफ भागता है। मीना और मैडलिन डरते हुए उसे देखते रहते हैं। तभी वो वॉचर अचानक सीधा खड़ा हो जाता है और इतनी तेज चीख मारता है कि पूरा जंगल गूंज उठता है। उस आवाज को सुनते ही बाकी वॉचर्स भी चारों तरफ से वहां आने लगते हैं। थोड़ी ही देर में जंगल अंधेरे सायों से भर जाता है। दर्जनों वॉचर्स धीरे धीरे कूप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जब वो कूप के पास पहुंचते हैं, तब डेनियल चिल्लाकर कहता है कि मीना और मैडलिन अंदर नहीं है। ये सुनते ही सारे वॉचर्स अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं। मौका देखकर मीना और मैडलिन भागते हुए वापस कूप तक पहुंचते हैं और डेनियल से दरवाजा खोलने की विनती करते हैं, लेकिन डेनियल डरा हुआ होता है और दरवाजा नहीं खोलता। मीना कहती है कि उसे नहीं लगता वो एक अच्छी इंसान है, लेकिन डेनियल जरूर अच्छा इंसान है और अगर उसने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया तो ये बात उसे जिंदगी भर सताएगी। ये सुनकर डेनियल आखिरकार दरवाजा खोल देता है। दोनों तेजी से अंदर आते हैं और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया जाता है। अंदर आते ही मैडलिन सबको शीशे के सामने इकट्ठा होने को कहती है। मैडलिन बताती है कि बाकी लोगों की तरह वो गलती से यहाँ नहीं आई थी, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से इस जंगल में आई थी। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका होता है। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ से वॉचर्स कूप को घेर लेते हैं। सबसे डरावनी बात ये होती है कि अब वो लोगों की आवाज में बातें करने लगते हैं। मैडलिन और बाकी सब लोग जल्दी जल्दी दरवाजा रोकने की कोशिश करते हैं। तभी सियारा की नजर फर्श पर पड़े एक पुराने कालीन पर जाती है। जब वो कालीन हटाती है तो नीचे एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई देता है। उसी समय वॉचर्स दरवाजा तोड़ने लगते हैं। डेनियल और सियारा किसी तरह उस गुप्त दरवाजे को खोल देते हैं और सब लोग जल्दी से नीचे बने बेसमेंट में उतर जाते हैं। जैसे ही वो नीचे पहुंचते हैं, ऊपर से वॉचर्स कूप के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन बेसमेंट के अंदर पहुंचकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहां एक पूरा छिपा हुआ ठिकाना बना हुआ था, जिसमें इतने खाने पीने का सामान था कि कोई इंसान सालों तक जिंदा रह सके। बेसमेंट के अंदर मीना की नजर एक पुराने कंप्यूटर पर पड़ती है। जब वो उसे चालू करती है तो उसमें प्रोफेसर रॉरी किमलार्टिन की वीडियो डायरी मिलती है। इन वीडियोस में वो वॉचर्स पर अपनी रिसर्च के बारे में बता रहा होता है। पहली रिकॉर्डिंग में रॉरी बताता है कि उसने इस गुप्त जगह को बनवाने के लिए हर दिन 13 मजदूरों को काम पर रखा था, लेकिन हर शाम वो उन्हें
बाहर खाना खाने भेज देता था और खुद चुपचाप इस बंकर के अंदर छिप जाता था। कुछ देर बाद बाहर से चीखों की आवाजें आने लगती थीं और फिर सब शांत हो जाता था। रॉरी बिना किसी पछतावे के कहता है कि ये पूरी जगह मासूम लोगों के खून पर बनाई गई है, सिर्फ ज्ञान हासिल करने के लिए। इसके बाद वो कैमरे में उस जीव को दिखाता है और तब पता चलता है कि उसने उस वॉचर को कैद करके रखा हुआ था। फिर मीना आखिरी वीडियो चलाती है। इस रिकॉर्डिंग में रॉरी बेहद टूटा हुआ दिखाई देता है। वो कहता है कि उसे यहाँ रहते हुए 300 दिन हो चुके हैं और अब उसे महसूस होने लगा है कि उसके अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी है। वो बताता है कि जिस जीव से वो इतना जुड़ गया था वो इस समय ऊपर उसका इंतजार कर रहा है। रॉरी फैसला कर चुका होता है कि वो पहले उस जीव को मारेगा और फिर खुद भी अपनी जान ले लेगा। मरने से पहले वो एक आखिरी जरूरी बात बताता है। वो कहता है कि उसने जंगल के बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया था, वहाँ एक नाव छिपी हुई है। रॉरी कहता है कि अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो वो उस नाव तक पहुंचे, पक्षियों का पीछा करे और फिर यूनिवर्सिटी में उसके ऑफिस जाकर उसकी सारी रिसर्च नष्ट कर दे, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा दफन ही रहना चाहिए। इतना कहने के बाद रॉरी ऊपर चला जाता है और कुछ सेकंड बाद 2 गोलियों की आवाज सुनाई देती है। अगली सुबह सब लोग जंगल से बाहर निकलने की कोशिश में रवाना हो जाते हैं। रास्ते में मैडलिन उन्हें चेतावनी देती है कि ये जंगल उन्हें रोकने के लिए हर तरह का भ्रम पैदा करेगा, इसलिए उन्हें हर समय याद रखना होगा कि क्या सच है और क्या सिर्फ धोखा। मीना डार्विन को आजाद कर देती है और कहती है कि अब वो उसी के पीछे चलेंगे। आगे बढ़ते हुए उन्हें जंगल के अंदर एक रहस्यमयी जगह मिलती है। उसे देखकर मैडलिन कहती है कि शायद यही वो जगह है जहाँ कभी परियों जैसी प्रजाति को कैद किया गया था। कहानियों के अनुसार ये जीव कभी इंसानों और प्रकृति के बीच एक पुल की तरह रहते थे, लेकिन समय के साथ उनकी शक्तियों से इंसान डरने लगे। धीरे धीरे इंसानों और उन जीवों के बीच युद्ध शुरू हो गया। आखिरकार उन्हें जमीन के बहुत नीचे एक अंधेरी कब्र जैसी जगह में बंद कर दिया गया और उस रास्ते को एक विशाल दरवाजे से हमेशा के लिए सील कर दिया गया ताकि वो दोबारा कभी बाहर ना आ सकें। लेकिन जब आखिरकार बाहर आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके पंख जा चुके थे, उनकी जादुई शक्तियां भी खत्म हो चुकी थीं और अब वो इस जंगल से कभी बाहर नहीं जा सकते थे। इसके बाद सब लोग अपनी यात्रा जारी रखते हैं। धीरे धीरे शाम होने लगती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मैडलिन कहती है कि अब वो लोग बाहर निकलने के बहुत करीब हैं, लेकिन तभी मीना आसमान में चमगादड़ों का झुंड उड़ता देखती है। ये वही संकेत था कि वॉचर्स अब उनका पीछा कर रहे हैं। कुछ ही पलों में वॉचर्स जंगल से निकलकर उनके पीछे भागने लगते हैं। सब लोग पूरी ताकत से दौड़ते हुए नदी तक पहुंच जाते हैं, जहां रॉरी द्वारा छोड़ी गई नाव उनका इंतजार कर रही होती है। लेकिन तभी डेनियल अचानक रुक जाता है। उसे जंगल के अंदर से जॉन की आवाज सुनाई देती है, जो मदद के लिए पुकार रहा होता है। बाकी लोग नाव तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सियारा को एहसास होता है कि डेनियल उनके साथ नहीं है। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। डेनियल जंगल से जॉन को सहारा देकर बाहर ला रहा होता है। सियारा चिल्लाकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो असली जॉन नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक वो जॉन अपना असली रूप दिखाता है और एक ही झटके में डेनियल का गला काट देता है। ये देखकर सब बुरी तरह डर जाते हैं और तुरंत नाव में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं। तभी और भी वॉचर्स जंगल से बाहर आते दिखाई देते हैं, लेकिन मैडलिन मीना को भरोसा दिलाती है कि वॉचर्स इस जंगल की सीमा पार नहीं कर सकते। इसी दौरान वो वॉचर जिसने डेनियल को मारा था धीरे धीरे उसका रूप लेने लगता है और अगले ही पल वो बिल्कुल डेनियल जैसा दिखने लगता है। अगली सुबह जब मीना उठती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि डार्विन वापस उसके पास आ चुका है। इसके बाद सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन मीना यूनिवर्सिटी पहुंचती है और रॉरी के ऑफिस में उसकी एक और रिकॉर्डिंग ढूंढती है। इसी दौरान मीना को ऑफिस में कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं और उन्हें देखकर वो पूरी तरह हैरान रह जाती है। फिर वो सियारा के पास जाती है और उसे वो तस्वीरें दिखाती है। तस्वीरों से पता चलता है कि मैडलिन असल में रॉरी की पत्नी थी, जिसकी मौत साल 2001 में फेफड़ों के कैंसर से हो चुकी थी। तब मीना को समझ आता है कि रॉरी ने उस वॉचर को बंकर में कैद क्यों किया था। शायद वो अपनी मरी हुई पत्नी मैडलिन को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा था। सियारा कहती है कि ये नामुमकिन है क्योंकि वॉचर्स धूप में नहीं चल सकते, लेकिन मीना कहती है कि शायद मैडलिन बाकी वॉचर्स जैसी नहीं है और तभी उसे एहसास होता है कि मैडलिन खुद एक वॉचर हो सकती है। मैडलिन के आने का इंतजार करते हुए मीना सियारा से कहती है कि उन्होंने एक खतरनाक राक्षस को आजाद कर दिया है, अब उसे वापस रोकना बहुत जरूरी है। इसी बीच जब मीना अपना कप रखने के लिए किचन में जाती है तो वो देखकर चौंक जाती है कि सिंक में ढेर सारे कॉकरोच रेंग रहे हैं। माहौल अचानक अजीब और डरावना लगने लगता है।
थोड़ी देर बाद बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। मीना खिड़की से देखती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाहर असली सियारा खड़ी होती है। तभी मीना समझ जाती है कि जो सियारा इतने समय से उसके साथ थी वो असल में मेडलिन थी, जिसने उसका रूप लिया हुआ था। मीना डरते हुए पूछती है कि क्या वो उन्हें मारने आई है, लेकिन मेडलिन शांत आवाज में जवाब देती है, नहीं, मैं तुम्हारी तरह बनने आई हूँ। इतने में असली सियारा घर के अंदर आती है। तभी मेडलिन अचानक जॉन का रूप ले लेती है और उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। फिर वो मीना को पकड़ लेती है और कहती है कि कभी उनकी जाति को भगवानों जैसा सम्मान दिया जाता था, लेकिन इंसानों ने उन्हें जमीन के नीचे धकेल दिया, जहां उन्हें कीड़ों की तरह जीना पड़ा। इसके बाद मेडलिन अपने असली रूप में बाहर चली जाती है और मीना को बताती है कि बाकी वॉचर्स ने उसे हमेशा अलग समझकर तकलीफ दी। उसका असली नाम आइनर योक्तन था, जिसका मतलब होता है दिन में चलने वाली। इतना कहकर वो रॉरी का रूप ले लेती है। मीना तुरंत सियारा को ढूंढने अंदर भागती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो दंग रह जाती है। अब मेडलिन ने मीना का ही रूप धारण कर लिया था। वो मीना से कहती है कि अब भागने का कोई फायदा नहीं। अचानक मेडलिन उस पर हमला कर देती है और कहती है कि वो इंसानों के बीच मीना बनकर जिएगी और किसी को भी फर्क पता नहीं चलेगा। मीना उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहती है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेडलिन गुस्से में मीना को नीचे गिरा देती है, लेकिन तभी मीना यूनिवर्सिटी में मिली रिकॉर्डिंग की बात बताती है। वो कहती है कि शायद मेडलिन पूरी तरह वॉचर नहीं है, बल्कि आधी इंसान भी है। मीना कहती है कि मेडलिन इंसानी भावनाओं को समझती है। ये सुनते ही मेडलिन कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। धीरे धीरे उसके पंख वापस निकल आते हैं और वो खिड़की से उड़कर बाहर चली जाती है। मीना उसके पीछे भागती है। तब मेडलिन आखिरी बार उसकी तरफ देखकर कहती है कि उसे उम्मीद है मीना सही कह रही हो। इसके बाद वो उड़ते हुए जंगल की तरफ गायब हो जाती है। अगले दिन लूसी मीना से मिलने आती है। मीना उसे अपने साथ हुई सारी घटनाएं बताती है और कहती है कि उसे लगता है मेडलिन अब भी कहीं आसपास मौजूद है। उसी वक्त डार्विन उड़कर खिड़की पर आ बैठता है और बाहर सड़क पर लाल बालों वाली एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। संकेत साफ था, मेडलिन अब भी उन्हें देख रही थी।